प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक रिसोर्स ज्योग्राफी में फिशरिंग इंडस्ट्रीज यानी मत्स्य संसाधन। मछली मानव का महत्वपूर्ण खाद्य है। अब जबकि सभ्य मानव ने असंख्य खाद्य पदार्थों की पूर्ति कर ली है, तब भी मानव के खाद्यों में मछली का विशेष स्थान है। संसार के समुद्र तटीय भागों में मछली मनुष्य का प्रधान भोजन है। आंतरिक भागों में भी लोग मछली को चाव से खाते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में मछली खाने का विशेष प्रचलन है, क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्रों में मछली की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब जबकि विज्ञान का पर्याप्त विकास हो गया है, उष्ण प्रदेशों में भी मछली का उत्पादन अधिक हो गया है, क्योंकि शीत संग्रहगार विधि द्वारा मछलियों को विकृत होने से बचा लिया जाता है और उसका प्रयोग अधिक समय तक किया जा सकता है। विहार के लिए मत्स्य उत्पादन का पर्याप्त विकास शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में ही हो सका है। इसमें अनेक प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का हाथ रहा है। मत्स्य उत्पादन के लिए मुख्य अनुकूल दशाएं निम्न हैं। नंबर 1, तापमान कम रहता हो, यानी मत्स्य उत्पादन के लिए तापमान कम होगा, वहाँ पर मछलियों का उत्पादन अधिक होगा। ठंडे समुद्रों में एक ही प्रकार की असंख्य मछलियाँ मिलती हैं और इनका प्रजनन इतनी द्रुत गति से होता है कि आधुनिक विधियों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में मत्स्य ग्रहण करने पर भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है और अनेक संख्या में मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। हजारों के समूह में मछलियाँ इधर उधर घूमती मिलती हैं जहाँ पर तापमान कम होता है। ठंडे समुद्रों की खाने योग्य मछली होती है, यानी महासागरों में जहाँ शीत ठंड अधिक पड़ती है, वहाँ की जो मछली हैं वो खाने योग्य अधिक होती हैं। वहाँ पर अनेक जातियों की मछलियाँ मिल जाती हैं। जो गर्म प्रदेशों में अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं जो खाने योग्य नहीं होती हैं। शीत प्रधान जलवायु में मछलियाँ अधिक समय तक विकृत नहीं होती हैं, अतः बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ कर उनको बेचा जा सकता है। पहला है अनुकूल दशाएँ थी, तापमान कम रहना चाहिए। दूसरा श्रेष्ठ पोताश्रय, व्यापारिक तट पर मत्स्य ग्रहण करने के लिए बहाव से चलने वाली बड़ी नौकाओं तथा छोटे स्टीमरों का प्रयोग किया जाता है, अतः तट के समीप उनको खड़ा करने के लिए पोताश्रय होना चाहिए। शीतोष्ण और शीत प्रदेशों में फियोर्ड और रिया तटों की प्रचुरता है, अतः ऐसे तटों पर विस्तृत पोताश्रय सुलभ है। तीसरा है नाविक कला विकसित हो, यानी मछली पकड़ने के लिए नाविक कला दक्ष होनी चाहिए। नाविक कुशल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों का उत्पादन होगा। ये अकुशल नाविक होंगे, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मछलियों का उत्पादन नहीं होगा। इसलिए नाविक कला में विकसित होनी चाहिए। आधुनिक मत्स्य उत्पादन के लिए नाविक कला में दक्ष होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अब मत्स्य ग्रहण के लिए सामान्य नावों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपितु बड़ी बड़ी शक्ति चालित नौकाएं तथा छोटे छोटे स्टीमरों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से ही व्यापारिक मत्स्य उत्पादन का विस्तार हो सका है। यूरोपीय जातियां बहुत समय से नाविक कला में प्रवीण रही हैं, अतः यूरोप इस कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। तीसरा है नाविक कला के चौथा है स्थानीय मांग अधिक होनी चाहिए। मत्स्य एक शीघ्र विकृत होने वाला जीव है, अतः यदि इसकी मांग मत्स्य क्षेत्रों में ही
हो तो अधिक आर्थिक लाभ की संभावना रहती है। अन्यथा मछलियों को शीत भंडारों में भरकर रखना पड़ता है अथवा विदेशों को भेजना होता है, जिसमें वे अधिक पड़ जाता है। लागत अधिक हो जाने से व्यापारिक मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं होता है। यानी स्थानीय मांग अधिक होगी, वहाँ पर मत्स्य उत्पादन अधिक होगा। जहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे स्थानीय मांग अधिक होती है। यदि स्थानीय मांग नहीं है तो मछलियों को शीतगृहों में भरकर रखना पड़ेगा। शीतगृहों में भरकर रखने के से मत्स्य उत्पादन में वे अधिक होगा, खर्चा अधिक आएगा, तो लाभ की स्थिति कम होगी। चौथा, उत्तम पतन हो। जब मछलियों का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है तो उनको विदेशों को निर्यात करना पड़ता है। इस हेतु उत्तम पतनों का होना आवश्यक है। अच्छे पतन यदि अधिक होंगे तो निर्यात के लिए निकटतम पतन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रशीतन का विकास। प्रशीतन का मतलब है शीतगृह। मछली एक शीघ्र गलने सड़ने वाला वस्तु है, यानी जीव है, अतः उसकी अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतन का विकास अति आवश्यक है। ऐसे श्रेष्ठ शीतगृह होने चाहिए जो कम व्यय द्वारा ठंडे रख सकें और उनमें बहुत समय तक मछलियाँ विकृत नहीं हो सकें। अतः जहाँ पर मछलियाँ पर्याप्त मात्रा में पकड़ी जाती हैं वहाँ पर शीतगृहों का विकास करना अति आवश्यक है, क्योंकि मछली एक जल्दी खराब होने वाला जीव है। मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए शीतगृहों में भंडारों में भरकर रखा जाता है और कई दिनों तक ये खराब नहीं होती हैं, इसलिए इनका एक देश से दूसरे देश में निर्यात किया जा सकता है। नेक्स्ट है तीव्रगामी परिवहन। मछलियों का निर्यात करने के लिए तीव्रगामी परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, ताकि शीघ्रता से शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी मछलियों को एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके और सुदूर स्थानों पर भी इनको पहुंचाया जा सके। मछलियों को पहुंचाने के लिए तीव्र गति के विकास के परिवहन के साधन अति आवश्यक हैं। इसलिए जहाँ पर मछलियों का उत्पादन होता है वहाँ पर परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विकास। आज के युग में, प्राचीन समय में क्या होता था, मछलियाँ खाद्य पदार्थ था, मछलियों को खाने के लिए पकड़ा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिक तरीके से मछलियों का उत्पादन होता है, मछलियों को शीतगृहों में रखा जाता है, मछलियों को कई दिनों तक निर्यात करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इसलिए मत्स्य उत्पादन के लिए वैज्ञानिक विकास होना अति आवश्यक है। व्यापारिक स्तर पर मत्स्य ग्रहण करने के लिए वैज्ञानिक विकास से बड़ी सहायता मिलती है। शीत भंडार तो विज्ञान की देन है। इनके अलावा विज्ञान ने मछली उत्पादन में अन्य प्रकार से भी सहायता प्रदान की है। वैज्ञानिक विधियों से मछलियों को सुखाया जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। मछलियों को डिब्बों में बंद करके वैज्ञानिक विधि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। डिब्बों में से वायु बाहर खींच ली जाती है, तब ऐसे वायु सीधी डिब्बों में मछलियां बहुत समय तक विकृत नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा मछलियों का उत्पादन किया जाता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा मछलियों को बंद डिब्बों में पैक करके कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पैकिंग विधियों का विकास। मछलियों के व्यापार में पैकिंग विधियों का विशेष महत्व है, क्योंकि मछलियां शीघ्र खराब होने वाला जीव है
पैकिंग की आधुनिक विधियों के प्रचार से व्यापारिक मत्स्य उत्पादन में अत्यधिक योगदान दिया है, क्योंकि इनके द्वारा मछलियों का आयात तथा निर्यात सुगम और आशंका विहीन हो गया है। यानी पैकिंग विधि द्वारा मछलियों का आसानी से निर्यात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये तो होगी अनुकूल दशाएं मछली उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है मत्स्य ग्रहण की विधियाँ, यानी मत्स्य कैसे ग्रहण की जा सकती हैं, मछलियों को कैसे पकड़ा जा सकता है, मछलियों को पकड़कर कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तो इनकी विधियों, अनेक विधियों द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है। आरंभ में मत्स्य ग्रहण के लिए भाले का उपयोग किया जाता था। यानी प्राचीन समय में जब असभ्य लोग थे, अशिक्षित लोग थे, तो वो क्या करता था कि भाले द्वारा मछलियों का उत्पादन करते थे। कुछ स्थानों पर आज भी इस कार्य के लिए भाले का उपयोग किया जाता है। ऐसे स्थानों में उत्तरी ध्रुवीय तथा उष्णकटिबंधीय समुद्र विशेष उल्लेखनीय हैं। कांगो बेसिन के पिग्मी और ध्रुवीय प्रदेश के एस्किमोज जाति के लोग इस प्रणाली को आखेट करने में अति प्रवीण होते हैं, इसलिए इस भाले द्वारा मछलियां ग्रहण की जाती हैं। मत्स्य ग्रहण की दूसरी जो प्रणाली है वह फंदा यानी सूत का अथवा बारीक तार का बना होता है, जिसको देसी भाषा में जाल कहते हैं। जाल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से ट्राल जाल को तथा अप्रवाही जाल आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। आधुनिक काल में विश्व की अधिकांश मछलियां जाल द्वारा ही पकड़ी जाती हैं। यानी प्राचीन समय में भाले द्वारा मछलियों का उत्पादन किया जाता था। वर्तमान समय में वैज्ञानिक विधि द्वारा बड़े बड़े स्टीमरों द्वारा नौकाओं में जाल बांध करके मछलियों का उत्पादन किया जाता है। मछली प्रायः समुद्र की तलहटी में अथवा ऊपरी सतह से थोड़ी दूर नीचे किनारे पर कम गहरे जल में पाई जाती है। जो मछलियाँ समुद्र की तलहटी में गहरे जल में पाई जाती हैं, उनको पकड़ने के लिए ट्रालर जलयानों का उपयोग किया जाता है। इन जलयानों में को मत्स्य पकड़ने का जाल जल में डाल दिया जाता है। इन जलयानों में मत्स्य पकड़ने का जाल जल में डाल दिया जाता है और पुनः समुद्र की तलहटी के सहारे से इसे लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से खींचते हैं। इस प्रकार उसमें मछलियां फंस जाती हैं और जाल को ट्रालर जलयान में ऊपर खींच लेते हैं और मछलियां समुद्र से बाहर निकाल ली जाती हैं। कम गहरे जल की मछलियों को पकड़ने के लिए ड्रिफ्टर जलयान का उपयोग किया जाता है। इस जलयान में 10 चालक तथा लगभग 90 जाल होते हैं। इन जालों को ऊपर एवं नीचे छोटी छोटी रस्सियों द्वारा बांध लिया जाता है। फिर जलयान से नीचे लटकाकर जल में हिलोरते हैं, जिससे कुछ मछलियां इसमें फंस जाती हैं तथा जाल को ऊपर खींच लिया जाता है। मत्स्य नेक्स्ट है मत्स्य क्षेत्र। तो ये था मत्स्य ग्रहण करने की विधियाँ। यानी मत्स्य ग्रहण करने की विधियाँ प्राचीन समय में भाले द्वारा, उसके बाद में बड़े बड़े नौकायानों, जलयानों, स्टीमरों में जाल बांध करके मछलियाँ ग्रहण की जाती हैं। नेक्स्ट है मत्स्य क्षेत्र। मछलियाँ प्राय सभी जलाशयों में मिलती हैं, अर्थात नदी, सरोवर, झील, दलदल, लैगून तथा समुद्र इत्यादि जलाशय मछलियों के प्राप्ति स्थान हैं। मछलियों को प्राप्ति स्थलों में अनेक ऐसे हैं जो अलवणीय जल के जलाशय हैं, जैसे नदी, नद, नहर, सरोवर और झील इत्यादि, तथा समुद्र ऐसा जलाशय जहाँ खारे जल का भंडार रहता है।
अतः मछली क्षेत्रों को मूलतः दो वर्गों में बांटा गया है, अलवणीय जल मत्स्य क्षेत्र और दूसरा समुद्र मत्स्य क्षेत्र। पहला है अलवण जलीय मत्स्य क्षेत्र। भूमंडल पर जहाँ भी नदियाँ, नाले, नहरें, तालाब, सरोवर, झील, दलदल तथा जल भंडार हैं, वहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं। सब जलाशय अलवणीय जल के मत्स्य क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। इनके सामान्यतः दो प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। वे मछलियाँ जो वर्ष भर इन जलाशयों में रहती हैं। दूसरा, वे मछलियाँ जो अधिकतर समुद्रों में रहती हैं, परंतु किसी विशिष्ट समय में समुद्र से नदियों में चली आती हैं। जैसे सामन मछली अंडे देने के लिए समुद्र से नदियों में आ जाती है और अंडे देने के पश्चात पुनः समुद्र में लौट जाती है। कनाडा में कोलंबिया और फ्रेचर नदियों में इन्हीं अवसरों पर सामन मछलियों को पकड़ा जाता है। अलवण जलीय मत्स्य क्षेत्रों में झीलों और नदियों का विशेष महत्व है। सघन जनसंख्या वाले भागों में इनसे अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इस प्रकार के मत्स्य क्षेत्रों में निम्न क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, उत्तरी अमेरिका के महान झीलों का क्षेत्र। नंबर 2, कनाडा की झीलों के मत्स्य क्षेत्र। नंबर 3, उत्तरी अमेरिका के सामन मत्स्य क्षेत्र। नंबर 4, चीन और जापान के अंतःस्थलीय मत्स्य क्षेत्र। नंबर 5, यूरोप के अलवणीय जल मत्स्य क्षेत्र तथा नंबर 6, भारत में अलवणीय जलीय मत्स्य क्षेत्र। नेक्स्ट है समुद्र मत्स्य क्षेत्र। पहला था अलवणीय मत्स्य क्षेत्र और दूसरा है समुद्र मत्स्य क्षेत्र। व्यापारिक मत्स्य उत्पादन में समुद्री मछली क्षेत्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि समुद्र मछलियों के अक्षय भंडार हैं। समुद्री मत्स्य क्षेत्रों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है तटीय मत्स्य क्षेत्र और दूसरा खुले समुद्रों में उथली वेदियाँ यानी बैंक्स। अब है अनुकूल दशाएं समुद्री मत्स्य क्षेत्रों के लिए। मछलियों के जीवित रहने और वृद्धि के लिए निम्नांकित दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। मछली के मुख्य भोजन पलवक है, प्लैंक्टन नामक वनस्पति। समुद्री पौधे तथा प्राणी पलवक है। ये सामान्यतः 180 मीटर गहरे भागों में ही उत्पन्न होते हैं। अतः उथले समुद्री तट अथवा समुद्री वेदियाँ जिनकी गहराई 180 मीटर से अधिक है न हो, मछलियों के लिए अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। नंबर 2, नदियों के मुहानों के निकट के क्षेत्र। नदियों के मुहानों के निकट क्षेत्र मछलियों के लिए श्रेष्ठ स्थान होते हैं, क्योंकि नदियां अपने साथ नाइट्रेट तथा फास्फेट नमक लाती हैं। इन नमकों से प्लैंक्टन जीवों और पौधों की वृद्धि होती है। अतः वहाँ मछलियों को भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। नंबर 3, सूर्य का प्रकाश भी पलवक पौधे और बैंक मछलियों के प्रधान क्षेत्र माने जाते हैं। नंबर 4, समुद्री धाराओं के तटीय भाग मछली के लिए उत्तम स्थान होते हैं, क्योंकि समुद्री धाराओं से जल में अधिक गहराई तक खलबली जाती है, जिसके फलस्वरूप तलों पर जमे हुए नमक जल में घुल जाते हैं और वे पलवक जीवों तथा पौधों को सुलभ हो जाते हैं, जिससे
उनमें वृद्धि होती है और मछलियों के लिए भोजन की पूर्ति बढ़ जाती है। गर्म धाराएं अपने साथ बहुत से पलवक पौधे बहा लाती हैं और ठंडी धाराओं के साथ बहुत से पलवक जीव बह जाते हैं, जिससे मछलियों को अधिक मात्रा में भोजन सुलभ हो जाता है। ये है अनुकूल दशाएं मछलियों के लिए। मछली प्राप्ति स्थान, मछलियों का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छी तरह से प्यारे विद्यार्थी याद कर लेना, बाकी का नेक्स्ट आगे इसमें करवा देंगे।